करते हैं। लेक्चर 22 हमारा। आज हमने डिस्कस करना है कंसेप्ट डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चैप्टर 4 मैंने आपको बताया था हमारे सिलेबस में प्रैक्टिकली भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे अहम चैप्टर है। इस चैप्टर दो चीजें हमें सिखाता है। पहली चीज ऑडिट रिपोर्ट कैसी होती है, इसका फॉर्मेट क्या है, और दूसरा इस ऑडिट रिपोर्ट में जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं किस सिचुएशन में कौन सा एलिमेंट आएगा। हमने पहला हिस्सा सीख लिया कि ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होता है। हमने पहले वन बाय वन सारे एलिमेंट्स को पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने आपके साथ वो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट शेयर किया जिसको आपने रीड कर लिया, और आप इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि जो एलिमेंट्स हमने स्टडी किए थे वही ऑडिट रिपोर्ट में हमें नजर आ रहे हैं। हाँ, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि ऑडिट रिपोर्ट में हमें नजर नहीं आ रहे। अब जो एलिमेंट्स उसमें नजर नहीं आए वो बेसिकली मॉडिफाइड रिपोर्ट से रिलेट करते हैं, मॉडिफिकेशन से रिलेट करते हैं। और ये चूंकि जो मैंने फॉर्मेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपके साथ शेयर किया था वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट का फॉर्मेट था, इसलिए उसमें ऐसा कोई पैराग्राफ आपको नजर नहीं आया जो मॉडिफिकेशन से रिलेट करता हो। जैसे उसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन था, मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं था, ठीक है। उसमें किसी बेसिस ऑफ ओपिनियन में किसी स्कोप लिमिटेशन मिसस्टेटमेंट का जिक्र नहीं था। उसमें कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा नहीं था। उसमें कोई एमसीज ऑफ मैटर का पैरा नहीं था। उसमें कोई अदर मैटर का पैरा नहीं था। इनकी रीजन यही है कि वो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। अगर कोई मॉडिफाइड रिपोर्ट होगी तो उसमें हो सकता है इसमें से भी आपको कोई ना कोई पैराग्राफ नजर आए। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। पहली चीज, ये जो मैंने आपको मैटर्स गिनवाए ना, मिस स्टेटमेंट या स्कोप, मॉडिफाइड ओपिनियन, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, एमसीज एंड अदर मैटर, इन पैराग्राफ, अगर ये पैराग्राफ किसी ऑडिट रिपोर्ट में आ जाए तो हम उस ऑडिट रिपोर्ट को अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट नहीं कहते। क्या कहते हैं? मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। क्वेश्चन मेरा ये है जो कि आपने अभी पहली दफा बता रहा हूं, बहुत आसान है, इसको आपने पिक करना और इसी कंसेप्ट के ऊपर रहना। रिपोर्ट कब मॉडिफाई होगी, किन रीजंस की वजह से मॉडिफाई होगी? जब रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन होगा, या मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा आएगा, या एमसीज मैटर का पैरा आएगा, या अदर मैटर। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये चारों के चारों पैराग्राफ आएंगे जब ऑडिट रिपोर्ट में, तब हम कहेंगे रिपोर्ट मॉडिफाई हुई है, या इनमें से कोई एक भी है? ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है आपने, क्योंकि बाद में स्टूडेंट बार बार अजीबोगरीब, पता नहीं क्यों, लेकिन क्वेश्चन पूछते हैं, सर एक रिपोर्ट में सिर्फ एमसीज ऑफ मैटर पैराग्राफ है, ये अनमॉडिफाइड है कि मॉडिफाइड है? एक रिपोर्ट में सिर्फ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैरा है, अनमॉडिफाइड के मॉडिफाइड? मॉडिफाइड। एक रिपोर्ट में सर ओपिनियन अनमॉडिफाइड है लेकिन अदर मैटर पैराग्राफ आ रहा है, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है कि मॉडिफाइड? ये बात समझ आई? ये बात अभी थोड़ी देर पहले तो समझाया, खुदा का खौफ करे। जो आपको रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया, ये कौन सी रिपोर्ट का फॉर्मेट था? रिपोर्ट क्यों अनमॉडिफाइड था? क्योंकि उसमें ना तो मॉडिफाइड ओपिनियन है, ना मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न है, ना एम्फेसिस ऑफ मैटर है, ना अदर मैटर है। अगर इन चारों की वजह से रिपोर्ट मॉडिफाई होती है ना, अगर इन चारों में से कोई एक भी पैरा आ गया, रिपोर्ट क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड रिपोर्ट क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड। जी इसमें लिखा हुआ था कि गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ जो एमसीज ऑफ मैटर वो ऐड होगा तो ओपिनियन जो होगा अनमॉडिफाइड। मैं उसकी तरफ नहीं, अभी मैंने वो चीज समझाई नहीं, आप एडवांस पहुंच गई है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव रेट तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। रीड करने के लिए बोला? हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो अभी मैंने पढ़ाना है, अभी पढ़ाना है, उसकी सारी ऊंच नीच अभी सिखाऊंगा आपको। अभी क्या सिखा रहा था? चार में से कोई, असल में मैं आपको बता रहा हूं, चार
पैराग्राफ में से कोई भी एक, कौन सा पैराग्राफ? मॉडिफाइड ओपिनियन, मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न, एम्फेसिस ऑफ मैटर, अदर मैटर। इन चारों में से कोई भी एक पैराग्राफ आ जाए, रिपोर्ट क्या हो जाएगी? मॉडिफाइड। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन तो है, बाकी तीन चीजें नहीं है, रिपोर्ट मॉडिफाइड। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन नहीं है, बाकी की तीन चीजें हैं, रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी। स्टूडेंट को ये बात नहीं समझ आती, कहता है सर अनमॉडिफाइड ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न का पैराग्राफ आ रहा है, रिपोर्ट मॉडिफाइड। कहता है सर ये कैसे मुमकिन है कि रिपोर्ट मॉडिफाइड हो लेकिन ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो? ये कैसे मुमकिन है? इसलिए कि लफ्ज मॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड ओपिनियन में फर्क है। लफ्ज मॉडिफाइड रिपोर्ट और मॉडिफाइड ओपिनियन में फर्क है। वैसे ज्यादातर डिस्कशन हम मॉडिफाइड ओपिनियन ही की करते हैं, लेकिन सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए बता रहा हूं। मॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या है कि रिपोर्ट में चारों में से कोई भी एक पैराग्राफ आ जाए। कौन से पैराग्राफ? मॉडिफाइड ओपिनियन आ जाए, रिपोर्ट। अब देखें खुद मुझे बताए, क्या ओपिनियन में और रिपोर्ट में फर्क है? क्या फर्क है मेरे भाई? ओपिनियन में और रिपोर्ट में क्या फर्क है भाई, बताएंगे मुझे? हाँ जी भाई आप बताइए, ओपिनियन में और रिपोर्ट में क्या फर्क है? मॉडिफाइड का लफ्ज मैंने अल्लाह के बंदे बोले नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो गौर से सुन ले मेरे भाई। और मैंने बोला है ओपिनियन में और रिपोर्ट में क्या फर्क है? शाबाश, ओपिनियन इज ए पार्ट ऑफ रिपोर्ट। वो रिपोर्ट के अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं, ओपिनियन उसका एक एलिमेंट है, ठीक है? तो ये ऊपर है रिपोर्ट जिसके बहुत से पार्ट्स है, ये है ओपिनियन, ठीक है? मॉडिफाइड रिपोर्ट किस वजह से हो सकती है? ओपिनियन मॉडिफाई होने की वजह से, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की वजह से, एम्फेसिस ऑफ मैटर की वजह से, अदर मैटर की वजह से। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया कि बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि रिपोर्ट मॉडिफाइड हो विदाउट मॉडिफाइंग ओपिनियन? हाँ भाई, इसका आंसर क्या था? इन तीनों में से कोई भी पॉइंट आ जाए, शाबाश, ये तो रिपोर्ट मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है? बेसिकली आपको अभी तक की डिस्कशन में कंसेप्ट क्या सिखाया कि मॉडिफाइड रिपोर्ट में और मॉडिफाइड ओपिनियन में फर्क है, ठीक है? रिपोर्ट मॉडिफाई हो सकती है चार में से किसी भी एक रीजन की वजह से। स्टूडेंट यहां पे समझ रहा होता है कि मॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड रिपोर्ट का मतलब एक ही है, एक ही नहीं है। मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है चार रीजंस की वजह, एक रीजन भी आगे हम क्या कहेंगे? रिपोर्ट मॉडिफाइड, ठीक है? अच्छा, अब इसका ये मतलब नहीं आप हर सिचुएशन में ये इवैल्यूएट करना शुरू कर दें। एग्जाम में आपने सिर्फ ये नहीं बताना होता रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी कि नहीं। ओपिनियन में ये सिर्फ आपको एडिशनल कंसेप्ट बताया है। सिर्फ एग्जाम में हमने ओवरऑल डिस्कशन नहीं करनी होती, स्पेसिफिक पैराग्राफ की डिस्कशन करनी होती है। भाई इस एग्जाम में आपने सॉल्यूशन में क्या लिखना होगा? इसमें ओपिनियन अनमॉडिफाइड होगा कि मॉडिफाइड? इसमें एम्फेसिस ऑफ मैटर आएगा कि नहीं आएगा? गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी का पैरा आएगा कि नहीं आएगा? अदर मैटर का पैरा आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, की ऑर्डर मैटर आएगा कि नहीं आएगा? फॉर एग्जांपल कुछ केस स्टडी में उसने की ऑर्डर मैटर भी पूछा है, ये डिसीजन करना। रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी कि अनमॉडिफाइड, ये डिसीजन नहीं करना होता। इसीलिए आपने हर केस स्टडी को सॉल्व करते हुए क्या सोचना है कि मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा कि नहीं आएगा? कोई कंसर्न अनसर्टेनिटी आएगा कि नहीं आएगा? एम्फेसिस मैटर आएगा कि नहीं आएगा? अदर मैटर, ये नहीं सोचना। क्या नहीं सोचना? कि रिपोर्ट मॉडिफाइड है कि अनमॉडिफाइड, ये नहीं सोचना, नहीं सोचना। पक्की बात है। जब भी केस स्टडी आएगी
आपने मेरे से ये तो पूछना है कि सर इसमें ओपिनियन कौन सा आएगा, इसमें एमसीक्यू मैटर आएगा कि नहीं आएगा, ये तो ये नहीं पूछना क्या रिपोर्ट मॉडिफाई हो कि अनमॉडिफाई। वो सिर्फ एक कंसेप्ट आपको बता दिया, वो भी एक क्वेश्चन में आई कि आपने पूछा था इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। और लॉजिकल बात है कि रिपोर्ट सारी की सारे एलिमेंट्स का इकट्ठा होने का नाम है, और ओपिनियन एक पैराग्राफ है। मॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड रिपोर्ट एक बराबर थोड़ी होने लगे हैं, ठीक है। ओपिनियन और रिपोर्ट एक बराबर नहीं है ना, तो उसी तरह मॉडिफाइड ओपिनियन और मॉडिफाइड रिपोर्ट भी एक बराबर नहीं है, ठीक है। मॉडिफाइड रिपोर्ट एक कंप्रीहेंसिव टर्म है, जनरल टर्म है। एग्जाम में केस स्टडी सॉल्व करते हुए आपने ये कभी भी नहीं बार बार कर, क्योंकि आप पूछेंगे मेरे से, इसीलिए जरूर पूछेंगे, और नहीं पूछना इसीलिए अभी बता रहा हूं। क्या आपने किसी भी केस स्टडी में ये नहीं सोचना कि रिपोर्ट मॉडिफाइड है कि अनमॉडिफाइड, क्या सोचना है कि इस सिचुएशन में ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, मॉडिफाइड ओपिनियन आएगा कि नहीं, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी आएगा कि नहीं, एमसीक्यू मैटर आएगा कि नहीं, अदर मैटर आएगा कि नहीं। क्लियर होगी ये बात? जी भाई। अगर मॉडिफाइड नहीं तो फिर रिपोर्ट डिपेंड है कि नहीं उन 3 फैक्टर्स पे, ठीक है सर। लेकिन अगर ओपिनियन मॉडिफाइड नहीं पूछे अगर ओपिनियन मॉडिफाई होगी तो फिर तो मस्ट है रिपोर्ट मॉडिफाई होगी ना। हाँ, वो भाई कह रहे हैं सर ये तीनों चीजें नहीं है, मॉडिफाइड ओपिनियन है तो रिपोर्ट होगी अनमॉडिफाइड के मॉडिफाइड, रिपोर्ट सवाल का जवाब मिल गया। अब खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। कोई स्टूडेंट जो मुझे बताए कि इन्हें क्यों मैंने खड़ा किया है, सजा दी है इनको। अभी थोड़ी देर पहले कलब के मर गया हूँ। मॉडिफाइड रिपोर्ट के बारे में नहीं सोचना। चल बैठ जा। बाकी 3 फैक्टर तो डिपेंड करता है। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन हो तो मस्ट होगा कि मस्ट वो तो मैंने भी यही नहीं बताया था, मैंने सिर्फ ये कहा था इन चारों में से कोई एक भी एलिमेंट आ जाए तो मॉडिफाइड। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि इनकी स्टेटमेंट ये थी कि जब कभी भी मॉडिफाइड ओपिनियन होगा रिपोर्ट हमेशा मॉडिफाइड होगी। हाँ जी होगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप ये क्यों सोच रहे हैं कि रिपोर्ट कब मॉडिफाइड होगी कब नहीं, ये क्यों सोच रहे हैं? हाँ, ये तो सोचना ही नहीं है केस स्टडी में। चलो कोई बात नहीं, पहली दफा की माफी, ये बात समझ आ गई। अच्छा, इसके साथ ना असल में एक है की ऑर्डर्ड मैटर। की ऑर्डर्ड मैटर के ऊपर ना कुछ लोगों का असूली तौर पे इख्तलाफ है। कुछ जगहों पे इसे मॉडिफिकेशन इन रिपोर्ट समझा जाता है, कुछ जगहों पे नहीं समझा जाता। इसीलिए आपने नोट किया होगा मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन भी लिखा, गोइंग कंसर्न अनसर्टेन भी, एमसीक्यू मैटर भी लिखा, अदर मैटर भी लिखा, ठीक है। इसीलिए एहतियातन मैंने आपको पहले डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बता दिया कि कुछ लोगों में है, ठीक है, लेकिन एहतियातन आपको चूंकि कंसेप्ट जो सारे पढ़ाने हैं, यहां पे मॉडिफिकेशन में की ऑर्डर्ड मैटर भी लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि जो कुछ हमने आगे पढ़ना है ना सारी चीजें इसमें शामिल हो जाए। अब अगर आप देखें अपने चैप्टर को तो इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में क्या सिखा रहा है। अब ये बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर बन गया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में क्या सिखा रहा है? टाइप ऑफ ओपिनियन, ये मॉडिफाइड, कब ओपिनियन मॉडिफाई होगा कब नहीं होगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 में क्या सिखा रहा है? एमसीक्यू मैटर, कब आएगा कब नहीं आएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में क्या सिखा रहा है? अदर मैटर, कब आएगा कब नहीं आएगा। 6, 7, 8 इसमें क्या सिखा रहा है? गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी, कब आएगा कब नहीं आएगा। और 9, 10, 11, 12 में की ऑर्डर में कब आएगा कब नहीं आएगा। एक तरह से हमारे पूरे चैप्टर का फ्लो बन गया, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, इसमें हम पहले मॉडिफाइड ओपिनियन सीखेंगे, फिर एक एक करके इन सबको सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या सीखें?
क्योंकि सबसे अहम है। शाबाश, बिल्कुल। लेकिन पूरे चैप्टर का थीम मैंने आपके सामने बता दिया, ठीक है, कि इस चैप्टर को दो बड़े लॉजिकल हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक ये कि इंट्रोडक्शन मिल जाए हमें पूरी ऑडिट रिपोर्ट का, ऑडिट रिपोर्ट होती कैसी है। फिर दूसरे नंबर पे इसमें जो अहम वाले पैराग्राफ हैं हमें पता चल जाए किस सिचुएशन में कौन सा पैराग्राफ आएगा, कौन सा पैराग्राफ नहीं आएगा। और अगर आप थोड़ा सा जजमेंट को अपनी अप्लाई करें, प्रोफेशनल जजमेंट को, तो आपको अंदाजा होगा कि रिपोर्ट में असल में सबसे अहम पैराग्राफ यही है जो यूजर्स के लिए अहम होते हैं, बाकी तो रूटीन नेचर के हैं। तो इसीलिए पहले हमने पूरी रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ लिया, अब हम वन बाय वन इंडिविजुअल पैराग्राफ को डिटेल में पढ़ने लगे हैं कि हर पैराग्राफ को पकड़ेंगे और डिसाइड करेंगे कि किस सिचुएशन में पैराग्राफ आएगा, किस सिचुएशन में पैराग्राफ नहीं आएगा। और आज हमने जो डिसाइड, अब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करता है कि हो सकता है किसी के ऊपर मैं 3 लेक्चर लगा दूं, किसी के ऊपर 1 लेक्चर लगाऊं, किसी के ऊपर 2 लेक्चर लगाऊं, वो मेरी जजमेंट होगी, एग्जामिनर की इंपोर्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रही होगी। आपने सिर्फ सीखते जाना है। फ्लो पूरे चैप्टर का समझ आ गया? आज हमने पकड़ा मॉडिफाइड ओपिनियन, ठीक है। ओपिनियन पैराग्राफ या मॉडिफाइड ओपिनियन, इसमें अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड दोनों ही सिखा दूंगा आपको। ज्यादा फोकस होगा मेरा मॉडिफिकेशन के ऊपर। ऑडिटर हमने चैप्टर 1 में एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस जजमेंट में स्टडी किया था, 5 एलिमेंट्स हैं। उनमें से एक एलिमेंट था एविडेंस, एक एलिमेंट था रिपोर्ट। एविडेंस में हजारों सफे हैं जो ऑडिटर प्रिपेयर करता है, लेकिन वो उसके अपने पास रह जाते हैं। एक्सटर्नल पार्टी के पास सिर्फ एक पेज आता है, कौन सा? इसका मतलब है पूरे ऑडिट में ऑडिटर जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करता है उसमें सबसे अहम पेज कौन सा है? ऑडिट रिपोर्ट का। अच्छा, इस ऑडिट रिपोर्ट में सबसे अहम पैराग्राफ कौन सा है? ओपिनियन। शाबाश। ये ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन होता है। ऑडिटर की प्रोफेशनल लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन है, और अगर ये डिसीजन गलत हो जाए तो समटाइम्स ऑडिटर का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये इस डिसीजन के ऊपर, ओपिनियन को पढ़ के लोग अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी उस कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए बाकी तो चले डिसीजन हमारे थोड़े बहुत ऊंच नीच हो जाए, कोई मसला नहीं है। रिपोर्ट से रिलेटेड हमने जो भी डिसीजन करने हैं ना, उनमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसीलिए कैफ लेवल पे भी और सीफैप लेवल पे भी और पूरी दुनिया में कोई ऑडिट का पेपर ऐसा नहीं है जो रिपोर्ट के क्वेश्चन के बगैर बनता हो। जिस तरह काउंटिंग चाहे आईकॉम की हो, चाहे सीए फाइनल का पेपर हो, चाहे दरमियान में कोई भी पिफा आईसीए में किसी भी जगह पे कोई भी लेवल का काउंटिंग का पेपर हो, वो आपको पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन के बगैर अकाउंटिंग का पेपर नहीं बनता। जिस तरह काउंटिंग का पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन के बगैर इनकम्प्लीट है, उसी तरह दुनिया में किसी भी लेवल पे कोई भी ऑडिट का पेपर हो, ऑडिट रिपोर्ट के क्वेश्चन के बगैर इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। और इसमें भी जो हम आज सीखने जा रहे हैं सबसे अहम डिसीजन ओपिनियन, जो अगर गलत हो जाए तो लाइसेंस भी कैंसिल हुए हैं लोगों के। इसीलिए हमने बड़े ध्यान से इसको पढ़ना और समझना है। मैं इधर उधर की बातें नहीं आपके साथ, हर बात जो है वो चुनी हुई बात है और आपने उसको समझना है एक एक चीज को। हम क्या करने लगे हैं? हमने सारा ऑडिट कर लिया, अब हम रिपोर्ट बनाने लगे हैं। रिपोर्ट बनाने में सबसे अहम डिसीजन क्या है? ओपिनियन कौन सा होगा। ऑडिटर ने जब ये डिसीजन करना होता है कि इस क्लाइंट जिसका मैंने ऑडिट किया इसमें टाइप ऑफ ओपिनियन कौन सा एक्सप्रेस कर रहा हूं, ऑडिटर 2 चीजें जहन में रखता है। ऑडिटर 2 चीजें, रूल टू रिमेंबर। क्या? बिफोर एक्सप्रेसिंग ओपिनियन, ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले ऑडिटर शैल इवैल्यूएट, ऑडिटर देखेगा, चेक करेगा, इवैल्यूएट करेगा। 2 चीजें, कौन सी 2 चीजें? गौर से सुनिए। पहली चीज, ये जिस कंपनी का मैंने ऑडिट किया है, जिस क्लाइंट का ऑडिट किया है, इसमें कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी कि नहीं थी? पहला डिसीजन क्या करना है? पहली चीज क्या देखनी है कि इस क्लाइंट में कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी कि नहीं। दूसरी चीज, अगर कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन थी, उसका इफेक्ट क्या था? क्या वो इमटेरियल थी, मटेरियल थी कि परवेसिव थे?
सबसे अहम 2 डिसीजन क्या करने हैं ओपिनियन देने से पहले? पहला देखना है कि मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं थी, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन थी तो दूसरा काम क्या देखना है, उसका इफेक्ट इमटेरियल है, मटेरियल है कि परवेसिव है। ये 2 चीजें चेक करने के बाद आप सही टाइप ऑफ ओपिनियन पे पहुंचेंगे, सही टाइप ऑफ ओपिनियन पे पहुंचेंगे। कौन सी 2 चीजें? कि इस क्लाइंट पे कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, और अगर कोई मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है तो उसका इफेक्ट क्या है, इमटेरियल, मटेरियल या परवेसिव। अब हमें नहीं पता, हालांकि अभी तक की चूंकि पहले कुछ थोड़े थोड़े कंसेप्ट बनाए हुए हैं तो किसी हद तक आपको अंदाजा होगा 30-40%, लेकिन हमें पूरे तरीके से अंदाजा नहीं है कि मिस स्टेटमेंट क्या है, स्कोप लिमिटेशन किसे कहते हैं, इमटेरियल क्या है, मटेरियल क्या है, परवेसिव क्या है। थोड़ा बहुत आइडिया आपको जरूर होगा, लेकिन मैं इसे दोबारा से कंप्लीट डिस्कशन के तौर पे आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले लेक्चर में, आज के लेक्चर में ये सीखेंगे क्या कि मिस स्टेटमेंट क्या है, स्कोप लिमिटेशन क्या है। कल के लेक्चर में सीखेंगे इमटेरियल क्या है, मटेरियल क्या है, परवेसिव क्या है, और फिर क्या सीखेंगे किस सिचुएशन में कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन, यानी अगर मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट परवेसिव है, कौन सा टाइप ऑफ ओपिनियन। पहले हम इन दोनों को डिटेल में डिस्कस कर लें, फिर इसके बाद टाइप ऑफ, क्योंकि टाइप ऑफ ओपिनियन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है ना, तो हमें बड़ा क्लियर होना चाहिए। एग्जाम में केस स्टडी आएगी, वो पूछेगा टाइप ऑफ ओपिनियन क्या है, हम फौरन लिख देंगे टाइप ऑफ ओपिनियन ये है, नहीं नहीं, हर केस स्टडी में आपने 2 डिसीजन लाजमी करने होते हैं। पहला डिसीजन क्या होता है, मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं, और दूसरा डिसीजन क्या करना होता है, स्कोप, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन है, उसका इफेक्ट इमटेरियल, मटेरियल के परवेसिव। जो स्टूडेंट ये दोनों चीजें सामने रख के, ये दोनों चीजें डिसाइड करके फिर ओपिनियन लिखेगा, वो स्टूडेंट पास है। और जो स्टूडेंट इनमें से किसी एक चीज को भी स्किप कर देगा कि पता नहीं ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है, ये पता नहीं इसका इफेक्ट इमटेरियल है कि मटेरियल है कि, वो पास नहीं हो सकेगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई। आज के लेक्चर में हम किस चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, इसके ऊपर, क्योंकि भागम भाग हमने नहीं करना, तसल्ली से आहिस्ता आहिस्ता चलते रहेंगे कंसेप्ट बिल्ड करते हुए। आज के लेक्चर में हमने ये सीखना है कि मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन क्या होती है। ठीक है, मिस स्टेटमेंट स्कोप लिमिटेशन क्या होता है। अब सुने, ओपिनियन मॉडिफाइड होता है किन रीजंस की वजह से, मिस स्टेटमेंट, देखें 2 हिस्से बना दिए, मिस स्टेटमेंट वाला इधर ले आए, स्कोप लिमिटेशन वाला इधर ले आए। अगर मैं आपसे पूछूं मिस स्टेटमेंट क्या, आपके सर बहुत आसान, हमने पढ़ा हुआ है क्या, कि मिस स्टेटमेंट है डिफरेंस बिटवीन IFRS, जिसे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग IFRS ही होता है, इसलिए हम इसको सम टाइम केस स्टडीज में इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। IFRS और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क, यानी IFRS कुछ और रिक्वायर कर रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और हो, ये क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस मिस स्टेटमेंट है। IFRS कहते हैं कि डेप्रिसिएशन 1 लाख की होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 70,000 की है, मिस स्टेटमेंट कितने की, 30,000 की, डिफरेंस की। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट या डिस्क्लोजर है और जो IFRS रिक्वायर कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ये क्लियर हो गया ये। अच्छा चलिए अब आगे चलते हैं। और स्कोप लिमिटेशन भी आपको पता क्या है, स्कोप लिमिटेशन क्या है, व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस। अच्छा कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है, यहाँ पे उसने ये लिखा हुआ है व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्टेन एविडेंस, ये नहीं लिखा हुआ व्हेन ऑडिटर इज अनएबल टू परफॉर्म प्रोसीजर। हाँ, इसलिए
कि अगर ऑडिटर कोई एक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर पाया लेकिन अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस ले लिया तो वो स्कोप लिमिटेशन नहीं है। हाँ, रिक्वायर्ड प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला, वो स्कोप लिमिट। इसलिए यहाँ पे उसने लफ्ज प्रोसीजर नहीं बल्कि एविडेंस यूज किया। इसलिए कि अक्सर ऐसे होता है, एक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया, अगर स्कोप लिमिटेशन ये होती ना कि प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया तो वहीं पे बन जाती स्कोप लिमिटेशन। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है नहीं, एक प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किया अभी स्कोप लिमिटेशन नहीं है। देखो अल्टरनेटिव प्रोसीजर, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल गया ओके, फिर स्कोप लिमिटेशन नहीं है। लेकिन अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं मिला फिर स्कोप लिमिटेशन होगी। इसका मतलब है एग्जाम टिप बता रहा हूं, केस स्टडी अटेम्प्ट करने की एक टिप जेहन में आ गई इसलिए शेयर कर रहा हूं। एग्जाम में कहेगा ऑडिटर फिजिकल काउंट नहीं कर सका इन्वेंट्री का, बताइए क्या क्या है ये चीज। आप में से जो स्टूडेंट कहेंगे ना ये स्कोप लिमिटेशन है उन्हें आधे नंबर मिलेंगे। जो कहेंगे कि पहले अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें, अगर वहां से भी एविडेंस नहीं मिला फिर स्कोप लिमिटेशन, उन्हें पूरे नंबर मिलेंगे, उन्हें पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि एविडेंस और प्रोसीजर परफॉर्म ना करने में फर्क है। आगे चलते हैं, अब चले मिस स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। मिस स्टेटमेंट, हमने ये डिसाइड करना है कि जिस क्लाइंट का हमने ऑडिट किया है इसमें कोई मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, तो हमें पता होना चाहिए मिस स्टेटमेंट क्या होती है। पहले उसने हमें कुछ एग्जांपल दी। अच्छा, ये एग्जांपल्स हैं सरकारी एग्जांपल्स। सरकारी एग्जांपल्स का मतलब ये है जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड में मौजूद है, जो आईकैप की बुक में मौजूद है, और इनमें से कम कम ही केस स्टडी में पूछता है। एक है प्राइवेट एग्जांपल, हाँ शाबाश, ये कौन सी है जो हमने चुनी हुई है। ठीक है, जो वो केस स्टडी में पूछता है, पास पेपर में डिस्कस करवाता है। वो जो आपको लिस्ट दी थी याद है, याद है, तो वो भी तो लिस्ट ऑफ एग्जाम मिस स्टेटमेंट थी। तो आपके ध्यान में सवाल आ रहा होगा कि सर ने जब पहले हमें बता दिया है, मिस स्टेटमेंट की लिस्ट दे दी है, तो यहाँ पे दोबारा एग्जांपल्स क्यों दे रहे हैं। ये वो है जो सरकारें हैं, यानी एक दफा उसने एग्जाम में पूछ लिया था, अब नहीं पूछता। पहले जब रटे वाले क्वेश्चन ज्यादा होते थे ना, तब उसने पूछ लिया कि मुझे मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल्स बताओ। तो जब वो खुद से मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल पूछे तो हमारी कोशिश क्या होती है, वो वाली एग्जांपल बताएं जो बुक में लिखी हुई है, सरकारी वाले। लेकिन अब उम्मीद है नहीं पूछेगा, लेकिन चूंकि आईकैप की बुक की एक एक चीज करवाना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए आपको सरकारी एग्जांपल भी करवा रहा हूं। ठीक है, ये कैटेगरी याद रखिएगा और इसकी एग्जांपल भी कोशिश करें कि जिस तरीके से उसने बुक में बताया हुआ है उसी तरीके से आप याद कर लें, वरना एग्जाम में केस स्टडी टेस्ट होगी और केस स्टडी में मोस्ट प्रोबेबली वो वाली एग्जांपल टेस्ट होगी जो कि लिस्ट में मौजूद है। एग्जांपल्स क्या है, एग्जाम वो कैटेगराइज करता है। मिस स्टेटमेंट देखिए, अच्छा मुझे बताइएगा मेरी बात आपको समझ आ रही कि नहीं। मिस स्टेटमेंट अमाउंट की वजह से भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन की वजह से भी हो सकती है, डिस्क्लोजर की वजह से भी हो सकती है। बात समझ आ रही है आपको? अगर बात समझ, एग्जांपल दीजिए। अमाउंट्स में मिस स्टेटमेंट क्या होगी, सेल्स को गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया। क्लासिफिकेशन, सेल्स को अदर इनकम या अदर इनकम को सेल्स में क्लासिफाई कर दिया। रिपेयर एक्सपेंस को कैपिटलाइज या कैपिटल एक्सपेंडिचर रिपेयर क्लासिफाई कर। और डिस्क्लोजर, डिस्क्लोज करना था, लीगल केस को नहीं किया। शाबाश, बिल्कुल यही उसने हेडिंग बनाई है, हेडिंग बनाई है। एक को कह रहा है मिस स्टेटमेंट की एग्जांपल में, मिस स्टेटमेंट दैट रिलेट्स टू एप्रोप्रिएटनेस ऑफ काउंटिंग पॉलिसी। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ के काउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएट नहीं है, ये है अमाउंट्स की मिस स्टेटमेंट। फिर एक है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर्स। इसका मतलब क्या है कि डिस्क्लोजर ठीक नहीं है। फिर उसने क्लासिफिकेशन की नहीं दी थी, लेकिन हमने इंक्लूड कर ली क्लासिफिकेशन की भी। ठीक है, अपने आप एग्जाम में अगर वो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछे तो ये क्लासिफिकेशन वाली ना लिखिएगा, लेकिन बनती तकरीबन इसी तरह की है। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ पॉलिसी का मतलब क्या है कि काउंटिंग पॉलिसी डज नॉट कंप्लाई विद IFRS। हाँ शाबाश,
ये है नॉट कंप्लाई, नॉट करेक्ट, नॉट कंसिस्टेंट। मतलब क्या, कीवर्ड यूज किया, मतलब क्या है? पहले का मतलब कि जो आपकी काउंटिंग पॉलिसी है वो IFRS के साथ कंप्लाई नहीं करती। दूसरे का मतलब क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी IFRS के साथ कंप्लाई करती है, आपने सही तरीके से करेक्टली अप्लाई नहीं किया। तीसरा, IFRS के साथ कंप्लाई करती है, अप्लाई भी ठीक किया लेकिन कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है। अच्छा आप जरा सुनिएगा, मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा हूं। अकाउंटिंग पॉलिसी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन की FIFO है, FIFO है, IFRS के मुताबिक है। और अगर LIFO है, नॉट मिसस्टेटमेंट है FIFO, लेकिन कैलकुलेशन करने में 20.5 की बजाय 205 के हिसाब से वैल्यूएशन करते, नॉट करेक्ट। अच्छा है FIFO, पिछली दफा वेटेड एवरेज थी, इस दफा FIFO है, नॉट कंसिस्टेंट। यहां पे थोड़ा रुक जाए, मुझे पहले ये बताइए, आपको काउंटिंग पॉलिसी और अकाउंटिंग एस्टीमेट में फर्क पता है? हाथ उठा के बताना। रिवैल्यूएशन या कॉस्ट मॉडल ये है काउंटिंग पॉलिसी। प्रोविजन फॉर बैड डेट का रेट चेंज करना काउंटिंग एस्टीमेट। अब हाथ उठाना, बोलना नहीं है। डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग बैलेंस पे आया, ये चेंज इन चेंज इन एस्टीमेट, शाबाश, ये दीजिए चेंज इन एस्टीमेट। डेप्रिसिएशन मेथड कुछ स्टूडेंट पता नहीं क्यों, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी है। डेप्रिसिएशन मेथड का चेंज होना चेंज इन एस्टीमेट, जेल में रखेगा। अच्छा आप सुनिए वापस, यहाँ पे काउंटिंग पॉलिसी की बात हो रही है, एस्टीमेट की बात नहीं हो रही। क्लियर? दूसरी चीज, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी अगर कंसिस्टेंट नहीं है, यानी पिछले साल कुछ और काउंटिंग पॉलिसी थी, इस साल कुछ और काउंटिंग पॉलिसी है, क्या वो मिसस्टेटमेंट है? नहीं, चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी मिसस्टेटमेंट नहीं है। सिर्फ चेंज होने से मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, लेकिन अगर चेंज किस पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक किया गया है वो देखना पड़े। अगर काउंटिंग पॉलिसी इस वजह से चेंज की गई क्योंकि प्रॉफिट बढ़ रहा है, फिर मिसस्टेटमेंट है। लेकिन अगर काउंटिंग पॉलिसी वजह से चेंज की क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है, फिर मिसस्टेटमेंट नहीं है। यानी बताना ये चाह रहा हूं, हर चेंज इन काउंटिंग पॉलिसी मिसस्टेटमेंट नहीं है। जो चेंज इन काउंटिंग पॉलिसीज काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है वो मिसस्टेटमेंट नहीं, क्योंकि IAS अलाउ करता है। जो काउंटिंग पॉलिसी काउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है वो मिसस्टेटमेंट होगी। यानी काउंटिंग पॉलिसी आर नॉट कंसिस्टेंट। क्या मिसस्टेटमेंट है? डिपेंड करता है कि चेंज किस वजह से किया गया। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि IAS कहता है सिर्फ उस वक्त आप काउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं जब वो फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही हो या जब कोई दूसरा स्टैंडर्ड रिक्वायर करे। ये क्लियर हो गया? काउंटिंग पर एप्रोप्रिएटनेस ऑफ डिस्क्लोजर, इसकी एग्जांपल सुनना है। डिस्क्लोजर की वजह से डिस्क्लोजर में गलती हो, मिस स्टेटमेंट है कि नहीं है? क्यों बोला? क्योंकि डिस्क्लोजर इज ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं किए। अगर कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड थे कि इंक्लूड नहीं करना, लेकिन रॉन्गली इंक्लूड किया गया, नहीं बात समझ आई? पहली वाली क्या एग्जांपल है कि कंटिंजेंट लायबिलिटी थी, आउटफ्लो पॉसिबल था और डिस्क्लोज नहीं किया, करना था नहीं, मिस स्टेटमेंट है। ये क्या एग्जांपल है? इनफ्लो पॉसिबल है, इनफ्लो पॉसिबल है और डिस्क्लोज कर दिया, नहीं करना था। फर्क समझ आ रहा है दोनों में? नहीं आ रहा फर्क समझ? ये क्या बता रहा है कि डिस्क्लोजर नहीं करना था, इंक्लूड कर दिया। ये नहीं कर, ये डिस्क्लोजर इंक्लूड करना था, नहीं, ये डिस्क्लोजर इंक्लूड नहीं करना था, कर दिया। और नॉट एडिक्वेट का मतलब क्या है? डिस्क्लोजर इंक्लूड करना था, किया भी, डंडी मार दी, सही नहीं किया।
दो एग्जांपल्स बताता हूं। पहली एग्जांपल गोइंग कंसर्न की। आपको पता है हमने डिस्कशन की कि गोइंग कंसर्न के जो इश्यूज होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होने चाहिए, ठीक है ना। मैनेजमेंट ने ये तो लिखा कि गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, किस वजह से है ये नहीं बताया। अब देखिए डिस्क्लोजर दिया भी है लेकिन आधा डिस्क्लोजर दिया आधा खा गए, नॉट एडिक्वेट। स्टैंडर्ड कहता है ये बताओ कि गोइंग कंसर्न का मसला है, ये भी बताओ किस वजह से है, वो इवेंट या कंडीशन बताओ, प्रोडक्ट फेल हो गया, गवर्नमेंट ने लाइसेंस कैंसिल किया है, क्या हुआ है, ठीक है, आग लग गई है, क्या है, उसको होना भी चाहिए, कंप्लीट भी चाहिए, तभी आएगी। एक और स्टैंडर्ड है रिलेटेड पार्टी का। वो रिलेटेड पार्टी तो पता है ना आपको क्या होती है, जो कंपनी की होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी होती हैं, क्या उसके डायरेक्टर को भी हम रिलेटेड पार्टी, हाँ ये पढ़ा हुआ आपने रिलेटेड, चलिए ठीक है, नहीं पढ़ा तो अभी पता चल गया कि कंपनी की रिलेटेड पार्टी से मुराद है उसकी होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड कंपनीज या इसके डायरेक्टर्स। स्टैंडर्ड ये कहता है कि कंपनी की जो रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शंस है ना, आपने रिलेटेड पार्टी की लिस्ट भी देनी है और ट्रांजैक्शंस भी बतानी है, दोनों बतानी है। कंपनी ने क्या किया कि सिर्फ जो उसको रिलेटेड पार्टी की लिस्ट बता दी, ट्रांजैक्शन बताई ही नहीं। नॉट, समझ रहे हैं फर्क? नॉट इंक्लूडेड का मतलब क्या है, इंक्लूड करना किया ही नहीं। रॉन्गली इंक्लूडेड का मतलब क्या है, नहीं करना था कर दिया। और नॉट एडिक्वेट का मतलब हाँ पूरा नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया। तो ये सारे, अच्छा अब सुने क्लासिफिकेशन, मैंने आपको एग्जांपल, रिपेयर से रिपेयर एक्सपेंस का कैपिटलाइज कर देना, कैपिटल का रिपेयर वगैरह वगैरह, करंट एसेट्स का नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज को करंट, क्लासिफिकेशन क्लियर। अच्छा अभी सारी डिस्कशन के बाद आपको एक चीज बताने लगा हूं, एग्जाम में ये डिसाइड करना तो अहम है कि ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, वो किस टाइप की है, इस टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप की, ये डिसीजन कभी नहीं पूछा, ना पूछेगा, ना पूछेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर उसने हमसे टाइप ऑफ मिस स्टेटमेंट के बारे में कभी पूछना ही नहीं तो आपने क्यों सिखाया, हमारा टाइम जाया किया, आगे नहीं काम आया। क्योंकि आई कैप में रटे वाला क्वेश्चन है कि जिसमें अगर वो हमसे रटे वाला क्वेश्चन पूछे तो हम उसे फिर यही टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट बताएंगे। वो कह सकता है बताओ टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या है, तो उस सूरत में आप, वरना मोर देन 90% चांस है केस स्टडी पूछेगा, केस स्टडी के लिए हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए मिस स्टेटमेंट है कि नहीं। इसलिए आइंदा जब कभी आप केस स्टडी करेंगे ना, आपने मुझसे ये तो पूछना है कि सर ये मिस स्टेटमेंट है कि नहीं, ये 100 दफा पूछे, ये नहीं पूछना कौन सी टाइप है, इसलिए कि मिस स्टेटमेंट किसी भी टाइप की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, मिस स्टेटमेंट किसी भी टाइप की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, मिस स्टेटमेंट किसी भी टाइप की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। मिस स्टेट लिख नहीं रहे ना आप, जब तक लिखेंगे नहीं तो मिस स्टेटमेंट किसी भी टाइप की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, मिस स्टेटमेंट किसी भी टाइप की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, मिस स्टेटमेंट किसी भी टाइप की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, मिस स्टेटमेंट किसी भी टाइप की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। नहीं सुन, मिस स्टेटमेंट किसी भी टाइप की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, लिख लिया ना। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब सुनिए, अगर मिस स्टेट, हाँ ये बार बार कलपने का मकसद ही यही था कि याद हो जाए, हाँ लेकिन अभी भी केस स्टडी में गड़बड़ करेंगे आप। अच्छा चले, अगर मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए मुझे बताइए, ऑडिटर फौरन कहे मॉडिफाइड रिपोर्ट के स्टेप वाइज चलना चाहिए, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ चलना चाहिए। अब सुनिए क्या होता है, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन, ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन
का मतलब कि जब मिस स्टेटमेंट सामने आएगी ऑडिटर ने स्टेप वाइज क्या काम करना है। स्टेप नंबर 1, ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट एंड शैल रिक्वेस्ट देम टू करेक्ट। ऑडिटर शैल कम्युनिकेट विद मैनेजमेंट and shall request them to correct. Step number 2, if misstatement is not corrected, auditor shall communicate misstatement to those traffic governors and shall request them to correct. ठीक है, पहले मैनेजमेंट को बताई, फिर दो ट्रैफिक गवर्नर्स को, उधर से भी ना हो गई। अब सुन लें, अगर याद रखें, अगर तो रिपोर्ट इशू होने से पहले पहले मिस स्टेटमेंट करेक्ट हो जाए, वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी। अच्छा मुझे बताइए, मिस स्टेटमेंट हमारे सामने आई, हमने डायरेक्टर से कहा ठीक करो, मैनेजमेंट से कहा, उन्होंने ठीक कर दी। रिपोर्ट में क्या लिखे? क्या ये लिखना चाहिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, या ये लिखना चाहिए पहले गलत थी, ये गलत है? यही होना चाहिए ना। यानी अगर रिपोर्ट इशू होने से पहले मिस स्टेटमेंट करेक्ट कर दी जाती है तो वो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट थी ही नहीं। जैसे मरने से पहले हम तौबा कर लें तो ऐसे हो जाता है जैसे कभी गुनाह किया ही नहीं था। बल्कि तौबा करने से जो गुनाहगार बंदा होता ना वो ज्यादा फायदे में रह जाता है। क्यों भला? गुनाह भी सवाब में बदल जाता है, गुनाह है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ इस हद तक बात रखेंगे कि अगर रिपोर्ट इशू होने से पहले मिस स्टेटमेंट्स को करेक्ट कर लिया जाए तो ऐसे हो जाता है जैसे कभी मिस स्टेटमेंट हुए ही नहीं थी। तो स्टेप नंबर 1, मैनेजमेंट को कहा ठीक कर दिया, ओके, नहीं। डायरेक्टर को कहा ठीक कर दिया, ओके, नहीं। फिर हमने देखना उसका इफेक्ट क्या है। अगर इफेक्ट इमटेरियल है तो क्या करना है? मटेरियल। अगर इफेक्ट इमटेरियल है तो ओपिनियन अनमोडिफाइड होगा। लेकिन उनको हम अलहदा लिस्ट बनाएंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, अलहदा लिस्ट बना और मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। क्यों? कल कला को ये ना कहे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2332 रुपए की मिस स्टेटमेंट थी, ऑडिटर ने आइडेंटिफाई नहीं की। एक्सपेक्टेशन गैप, पता ना? तो हम इसलिए ताकि हम उन्हें कह दें कि सर हमने तो आपको कम्युनिकेट कर दी थी, आपने खुद ही करेक्ट नहीं की थी, आपने खुद ही, और हमने क्यों नहीं रिपोर्ट में उसका जिक्र किया? याद रखे, इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है, ओपिनियन अनमोडिफाइड है। क्योंकि हम मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसको बताते होते हैं, मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए जिम्मेदार है। याद आया? आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। मटेरियल मिस स्टेटमेंट के लिए जिम्मेदार है इमटेरियल। हाँ, तो इसलिए इमटेरियल मिस स्टेटमेंट है, अगर है सही, लेकिन है इमटेरियल, कौन सा ओपिनियन? लेकिन मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे। क्यों? कल को हमारे खिलाफ केस ना फाइल कर दें एक्सपेक्टेशन गैप की वजह से कि सर ये लिख के दे दें हमने। प्रैक्टिकली पता क्या होता है, हम 10-10 रुपए की भी जो मिस स्टेटमेंट होती है ना, अगर आइडेंटिफाई हो जाए है इमटेरियल, लेकिन मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर देते हैं, सर आप इनको चेक करना चाहें तो कर लें। इमटेरियल मिस स्टेटमेंट करेक्ट करवाना रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम मैनेजमेंट की बेहतरी के लिए, क्या आइडेंटिफाई तो हो चुकी है, अब सिर्फ डेबिट कार्ड ही करना है ना, करना है तो कर दो। अगर मैनेजमेंट पास कर दे तो ठीक है, अगर मैनेजमेंट उनको रिकॉर्ड ना करे तो भी कोई इशू नहीं है, ओपिनियन हम अनमोडिफाइड देंगे। क्यों? क्योंकि मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है। हाँ, मैनेजमेंट से कहेंगे सर हमें रिप्रेजेंटेशन लिख के दे दें कि ये मिस स्टेटमेंट हमने आपको दी थी और आपके ख्याल में भी ये इमटेरियल है, ये आपका फैसला कि आपने इनको रिकॉर्ड दी। क्लियर? और अगर मिस स्टेटमेंट मटेरियल है तो फिर हाँ, इफेक्ट मटेरियल है तो फिर मॉडिफाइड ओपिनियन। क्लियर? क्लियर हो गया ये? एग्जाम में एक ही केस आया, सिमिलर केस। एक अटेम्प्ट में रिक्वायरमेंट कुछ और थी, दूसरी अटेम्प्ट में रिक्वायरमेंट कुछ और थी। मैं रिक्वायरमेंट बताऊंगा, आपने बताना है कि दोनों का आंसर सेम है कि फर्क होगा। सही कह रहा है देवशाह, सही जवाब दिया है,
नहीं दे भाई, ये होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अच्छा वैसे 1 सेकंड रुक जाते तो मैंने अगली बात भी करनी थी कि वो फर्क भी बताना है, लेकिन जो कि मैं आपने मौके का फायदा उठाया, गुड, यस, शाबाश। सुने क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन, हाँ मैनेजमेंट ने फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की, इफेक्ट मटेरियल है। क्लियर हो गए? पहली अटेम्प्ट में रिक्वायरमेंट थी व्हाट शैल बी इम्पैक्ट ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट, दूसरी अटेम्प्ट में रिक्वायरमेंट थी व्हाट शैल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन। बताइए दोनों में फर्क क्या है अगर कोई है? जिसमें उसने कहा जी फैक्ट ऑन रिपोर्ट बताएं, उसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या कि मैनेजमेंट को बताए, उसके बाद डायरेक्टर को बताए, अगर वो ना सही करे तो मॉडिफाइड ओपिनियन दे। और जब ऑडिटर कोर्स ऑफ एक्शन वाली रिक्वायरमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन में भी यही होगी कि सबसे पहले मैनेजमेंट को बताएगा फिर डायरेक्टर को बताएगा। नहीं जी, जब उसने कहा है कि मुझे इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बताओ, तो उसमें हम बताएंगे कि ओपिनियन मॉडिफाइड है। जब कोर्स ऑफ एक्शन कहेगा तो फिर पहले हम कहेंगे मैनेजमेंट को बताओ, फिर डायरेक्टर को बताओ, फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पे आएंगे। शाबाश शाबाश, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, दीजिए भाई को। एक और क्वेश्चन, उसने कहा 2 रिक्वायरमेंट्स आपके सामने रख रहा हूं, आपने दोनों में फर्क बताना है। उसने कहा ईयर एंड के बाद डेटर बैड डेट हो गए थे, एडजस्टिंग इवेंट है, रिकॉर्ड होना चाहिए, मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया। इफेक्ट ऑन मैनेजमेंट ने इफेक्ट मटेरियल है। अब पहली रिक्वायरमेंट में कहा व्हाट शैल बी इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, दूसरी में कहा व्हाट शैल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन। दोनों में क्या फर्क है? क्या सेम बोले तो क्या किस केस में? पहले वाले केस में जब इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है तो उसमें हम मिस स्टेटमेंट वगैरह डिस्कस करने के बाद डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट बता देंगे कि मॉडिफाइड ओपिनियन है। और दूसरे वाले केस में हम स्टेप वाइज बताएंगे कि पहले मैनेजमेंट को डिस्कस किया, इसको रिकॉर्ड होना चाहिए, पहले तो उसे बता देंगे मिस स्टेटमेंट ऐसे रिकॉर्ड होना चाहिए, पहले मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करेंगे, फिर इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताएंगे। शाबाश, बिल्कुल ठीक। एक और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में उसने कहा कि इन्वेंट्री कुछ ऑब्सोलीट हो गई है, क्लाइंट ने इसे एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, इफेक्ट मटेरियल है। 2 रिक्वायरमेंट्स, दोनों में फर्क बताना है। पहली रिक्वायरमेंट व्हाट शैल बी इम्पैक्ट ऑन ऑडिट रिपोर्ट, दूसरी रिक्वायरमेंट व्हाट शैल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन। जी मेरे भाई, सेम ही होगा, सेम बोले तो क्या होगा? पहले हम जी जहां पे उसने पूछा हुआ है कि कोर्स ऑफ एक्शन बताओ, उसमें हम पहले उसे बताएंगे ये मिस स्टेटमेंट है, इसे एनआरवी पे आना चाहिए, फिर उसे कहेंगे मैनेजमेंट को बताए, फिर उसे कहेंगे डायरेक्टर्स को बताएं, और फिर उसे कहेंगे अगर वो भी ठीक तो मॉडिफाइड ओपिनियन। शाबाश। और अगर कहे इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट तो फिर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट यानी मॉडिफाइड ओपिनियन, फिर मैनेजमेंट को बताने वाला पॉइंट, फिर डायरेक्टर्स को बताने वाला पॉइंट। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं फर्क समझ आ गया ना? यानी एग्जाम में केस स्टडी में रिक्वायरमेंट गौर से दिमाग की बत्ती जला के पढ़नी है। किसी में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट, किसी में इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछ रहा होता है, किसी में कोर्स ऑफ एक्शन। आप कहेंगे सर इस सोल्यूशन में तो आपने मैनेजमेंट डायरेक्टर्स की बात की है, दूसरे में नहीं की, तो हमें कैसे पता चलेगा किस में बात करनी है किस में नहीं? कभी करते हैं, कभी आप नहीं करते सोल्यूशन में, तो फिर मैं क्या कहूंगा? रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ो। शाबाश भाई, ये बात समझ आ गई?
आगे चलते हैं। स्कोप लिमिटेशन, इसकी एग्जांपल्स। अब अगेन हाँ सरकारी एग्जांपल और सरकारी क्या, पहली एग्जांपल कैटेगरी बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटिटी। स्कोप लिमिटेशन बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ एंटिटी का मतलब क्या है? एंटिटी के कंट्रोल में, मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उनका कोई कसूर नहीं है। सैलाब आ गया, उनका कोई कसूर नहीं। आग लग गई, रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया, उनका कोई कसूर नहीं है। रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने सीज कर लिया, नैब की इंक्वायरी चली, नैब वाले रिकॉर्ड अपने कब्जे में कर लेते होते हैं ना। अब नैब ने अपने रिकॉर्ड कब्जे में कर लिया, ऑडिटर ऑडिट करने के लिए आया, मैनेजमेंट से कहा किधर है रिकॉर्ड, उसने कहा नैब के पास। ऑडिटर नैब से छीन सकता है? नहीं छीन सकता, तो रिकॉर्ड तो मौजूद ही नहीं है। ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन। ठीक है, इन सारी एग्जांपल में मैं अज्यूम करूंगा कि अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिल रहा। रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड समझ आ गया, स्कोप लिमिटेशन है। रिकॉर्ड गवर्नमेंट ने सीज कर लिया, स्कोप लिमिटेशन है तो मुझे बताइए फिर ईयर एंड के बाद आग लगी और एसेट्स जल गए, मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन है? गलत गलत गलत। फिर से सुने, ईयर एंड के बाद आग लगी और रिकॉर्ड जल गया, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। गलत। आपने याद रखे, जब कभी आग लगी ना, आपने फौरन डिसीजन पे नहीं पहुंचना, आपने देखना है आग किसको लगी। आग किसको लगी? आग एसेट्स को लगी तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट की तरफ जाएंगे, आग रिकॉर्ड को लगी स्कोप लिमिटेशन की तरफ जाएंगे। फोकस आग पे नहीं करना, आग कहां लगी इस पे करना है। रिकॉर्ड्स को आग लगी तो स्कोप लिमिटेशन, एसेट्स को आग लगी तो एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की तरफ जाना है। भाई बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। अब भाई इसमें देखें, इसमें मैनेजमेंट का कसूर तो नहीं है ना। एक स्टूडेंट कहने लगा सर हो सकता है ना खुद आग लगाई हो, वो केस में हम उस तरफ नहीं जाएंगे जब उसने नहीं बताया हुआ। पूरी एंटिटी को लग गई तो फिर स्कोप लिमिटेशन भी है और हाँ शाबाश गोइंग कंसर्न भी है, स्कोप लिमिटेशन भी, एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग वाला भी। हाँ, और अगर राइटर उस बिल्डिंग में मौजूद ऑडिट कर रहा था तो राइटर भी गया। नेचर और टाइमिंग ऑफ वर्क, ऑडिटर के काम की नेचर, जैसे अनएबल टू काउंट इन्वेंटरी, ऑडिटर को ईयर एंड के बाद अपॉइंट किया गया तो वो बैक ईयर एंड पे 31 दिसंबर 2021 का ऑडिटर 15 जनवरी 2022 को अपॉइंट हुआ। बताइए बैक डेट पे जाके काउंट कर सकता है? नहीं। हाँ, मैंने क्या था, अज्यूम करें सारे केसेस में अल्टरनेटिव प्रोसीजर से है, वरना तो अल्टरनेटिव प्रोसीजर तो हर केस में अगर हो गए तो वो तो नहीं हो, स्कोप लिमिटेशन नहीं होगा। इसमें अज्यूम ये करना है सारी एग्जांपल में अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस नहीं मिल। ये एग्जांपल समझ आ रही है? अच्छा, स्टूडेंट कहने लगा सर ये कैसे होता है, हमने तो लॉ में पढ़ा है ईयर एंड से 8 महीने पहले ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है कि ईयर एंड के बाद ऑडिटर अपॉइंट हो? अगर कंपनी का केस है ना तो ईयर एंड से पहले ही अपॉइंट हो जाएगा, लेकिन अगर नॉन स्टैट्यूटरी सोल प्रोप्राइटरशिप है पार्ट, वो हो सकता है बाद में अपॉइंट करे। बिल्कुल। हमारा एक क्लाइंट था, आर्टिकल्स के आखिरी साल, आर्टिकल्स नहीं बल्कि जब मैं मैनेजरियल लेवल पे था क्वालिफिकेशन के बाद, हॉस्पिटल, उन्होंने कहा था हॉस्पिटल के लिए ऑडिट कराना रिक्वायर्ड नहीं है, कंपनी जो नहीं है, उन्होंने कहा सर आके हमारे पिछले 5 सालों का ऑडिट कर दें। 5 साल, क्या ये ऑडिट किया जा सकता है? यस किया जा सकता है, लेकिन उसमें एक मसला था, क्या? बैक डेट्स पे जाके इन्वेंट्री को कैसे वेरीफाई कर, उसमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर का बहुत ज्यादा अमल दखल था। टाइम मशीन नहीं, रिकॉर्ड। ये सिचुएशन समझ आ गई? आगे चलते हैं। इक्विटी कंसोलिडेशन समझते हैं क्या है? ये इतना तो पता है कंसोलिडेशन के लिए सब्सिडियरी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए।
इतना भी नहीं पता, अब बता रहा हूं। कंसोलिडेशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए सब्सिडरी की। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो कंसोलिडेशन, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है स्कोप लिमिटेशन। उसी तरह कंसोलिडेशन के का एक छोटा भाई होता है इक्विटी मेथड अकाउंटिंग। इक्विटी मेथड अकाउंटिंग उसका छोटा भाई। इक्विटी मेथड अकाउंटिंग के लिए भी एसोसिएट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, अगर नहीं है तो। और ये when substantive procedure alone do not provide sufficient appropriate audit evidence, when substantive procedure alone do not provide, when internal controls are weak and ये रट्टा लगाना है। ये आपने कभी भी नहीं समझाने की कोशिश कर रहे, नेट पे जाके भी नहीं ढूंढना, नहीं समझ आएगी। ये एग्जांपल भी वैसे रट्टे वाली थी, लेकिन मैं आपको स्टूडेंट ने कंसोलिडेशन पढ़ी हुई थी तो मैंने कहा शायद समझ आ जाए। आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो उसको भी रटा। हाँ, ये एग्जांपल अहम है, बार बार उसने केस स्टडी में टेस्ट की हुई है। ये समझ आ गई। अगली स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। बाय मैनेजमेंट एंटिटी, यानी मैनेजमेंट में इन्वेंट्री काउंट की इजाजत, मैनेजमेंट ने कंफर्मेशन लेटर सेंड करने की इजाजत, मैनेजमेंट ने रिप्रेजेंटेशन लेटर हमें नहीं दिया, मैनेजमेंट ने मिनट्स ऑफ द मीटिंग प्रोवाइड नहीं किए, ये भी स्कोप लिमिटेशन। अब सुने, एग्जाम में किसी भी तरह एग्जाम में हमने ये तो डिसाइड करना है कि ये स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं। किस टाइप ये डिसाइड नहीं करना। क्यों नहीं करना? एग्जाम में पूछता ही नहीं है, एग्जाम में पूछता ही नहीं है। वो सिर्फ ये डिसाइड करना हमारे लिए, वो कहता है स्टूडेंट ये डिसाइड कर लें कि स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं, यही बहुत है। आगे क्लासिफिकेशन केस स्टडीज में नहीं लिखनी, लेकिन पढ़ाई इसलिए रहा हूं, सरकारी एग्जाम्पल है, शायद रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछ ले, इसलिए पढ़ाई। अब सुने, ये बात समझ आ गई, एग्जाम में सिर्फ केस स्टडी में डिसीजन करना स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं। क्लासिफिकेशन एग्जाम में किसी केस स्टडी को सॉल्व करते आपने मुझसे ये नहीं पूछना सर ये किस कैटेगरी की है। अब सुने, यहां पे क्या सिखा है, मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है। स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, लेकिन स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, लेकिन स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, लेकिन इसमें से एक स्कोप लिमिटेशन ऐसी है जिसका इफेक्ट ज्यादा सीवियर है, जो अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट को भी इफेक्ट करेगी। शाबाश, स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। शाबाश, सुन ले स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट। क्यों? अच्छा, मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो गया ना, आग लग गई, ऑर्डर कहेगा अच्छा स्कोप लिमिटेशन है, चलो ओपिनियन मॉडिफाई कर दो। मैनेजमेंट ने इन्वेंट्री काउंट नहीं करने दिया, ऑर्डर कहेगा स्कोप लिमिटेशन है, ओपिनियन मॉडिफाई कर दो। लेकिन नहीं वे होगा भाई, अभी सिखा नो क्यों? अब सही नहीं सुना, मैंने बताया था स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम होगा, लेकिन स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट अदर एस्पेक्ट्स को भी इफेक्ट करेगी। ऑडिटर सोचेगा इन्वेंट्री काउंट नहीं करने दिया, स्कोप लिमिटेशन है, ओपिनियन मॉडिफाई कर दो, लेकिन ऑडिटर सोचेगा इन्वेंट्री को मुझे काउंट क्यों नहीं करने दिया, लगता है कोई गड़बड़ की है, कोई गड़बड़। और मुझे बताइए, जब मैनेजमेंट फ्रॉड करे, गड़बड़ करे, तो क्या सिर्फ एक ही एरिया में करती है? तो ऑडिटर का अदर एरियाज में रिस्क बढ़ जाएगा, ऑडिटर के प्रोसीजर भी रिवाइज हो जाएंगे, और एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉल कर सकता है। एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉल। भाई बात समझ आई? मिस स्टेटमेंट किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, स्कोप लिमिटेशन किसी भी किस्म की हो रिपोर्ट पे इफेक्ट सेम है, लेकिन अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है,
अदर एस्पेक्ट्स पे भी इफेक्ट आएगा। अदर एस्पेक्ट से क्या, कौन बताएगा अदर एस्पेक्ट से क्या मुराद है? शाबाश। अदर इफेक्ट से मुराद सेल्स पे भी हो सकता है, परचेज पे भी नहीं। कौन बताएगा अदर एस्पेक्ट से क्या मुराद है? ऑब्सोलीट इन्वेंटरी नहीं, अदर एस्पेक्ट से मुराद है रिस्क। रिस्क इंक्रीज हो जाएगा अदर एरियाज में, इससे मुराद है हमारे प्रोसीजर इंक्रीज हो जाएंगे, इससे मुराद है मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल होगी, एक्सट्रीम केसेस में हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं तो जनरल पूछ रहा था, आपने स्पेसिफिक। अगर विड्रॉल पॉसिबल एंड प्रैक्टिकेबल है। आगे चलें। अगर कभी स्कोप लिमिटेशन हमारे सामने आई, स्कोप लिमिट हमारे साथ क्या करें? सबसे पहले अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करें। अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर एविडेंस मिल गया, ओके, अनमोडिफाइड बने। अगर एविडेंस नहीं मिला, लेकिन अगर ये स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है, हमारा रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, प्रोसीजर इंक्रीज हो जाएंगे, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी डाउटफुल हो जाएगी, एक्सट्रीम केसेस में विड्रॉल भी कर सकते हैं। क्लियर हुई ये बात? अब सुनिए, एक सिचुएशन, एक क्वेश्चन में उसने कहा, गौर से सुनेगा, ऑडिटर ईयर एंड के बाद अपॉइंट हुआ और स्टॉक काउंट नहीं कर सका, इफेक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। स्कोप लिमिटेशन, मॉडिफाइड ओपिनियन, शाबाश, मॉडिफाइड ओपिनियन, शाबाश। फिर सुने, एक क्वेश्चन में उसने कहा ऑडिटर ईयर एंड के बाद अपॉइंट हुआ, ऑडिटर ईयर एंड के बाद अपॉइंट हुआ, स्टॉक काउंट नहीं कर सका, व्हाट शैल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन? और अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिला तो अनमॉडिफाइड, नहीं मिला तो मॉडिफाइड ओपिनियन। नहीं, वो कह रहा नहीं, वो नहीं कह रहा, ये वो क्या कह रहा है वो सुने। हाँ, पहले ये बताएंगे कि डिस्कस विद मैनेजमेंट, फिर बताएंगे डिस्कस विद दोस्त गवर्नेंस, शाबाश, फिर मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ जाएंगे ना। कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब तो यही होता है कि मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करो, दोस्त गवर्नेंस को बन जाए। अच्छा, फिर सुने, क्वेश्चन में उसने कहा कि ईयर एंड के बाद ऑडिटर पॉइंट हुआ, इन्वेंट्री काउंट नहीं कर सका, अल्टरनेटिव प्रोसीजर से भी एविडेंस नहीं ले सका, व्हाट शैल बी ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन इन दिस केस? मैनेजमेंट को बताएंगे, डायरेक्टर्स को बताएंगे, नहीं मसला होता फिर मॉडिफाइड। क्यों इसमें अल्टरनेटिव प्रोसीजर का जिक्र नहीं करते? शाबाश, वो उसने क्वेश्चन में ही कह दिया है, शाबाश। तो जब अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात क्वेश्चन में जिक्र कर दे तो हमने सोल्यूशन में नहीं करनी, लेकिन अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर की बात क्वेश्चन में नहीं की फिर लाजमी है सोल्यूशन में जिक्र करते हैं। और अगर सिर्फ इफेक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है तो डायरेक्ट रिपोर्ट में बता दे। अगर ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन पूछा है तो फिर उसको हम कम्युनिकेशन विद मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन विद गवर्नेंस और अल्टरनेटिव प्रोसीजर को भी डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। भाई रिक्वायरमेंट का ध्यान रख, आज के लेक्चर में सबसे अहम चीज जो थी ना वो ये थी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना, जो आपने सीखी है कि इम्पैक्ट ऑन रिपोर्ट पूछा है, सिर्फ इम्प्लीकेशन रिपोर्ट पूछी है तो हमारा आंसर सिर्फ रिपोर्ट की हद तक होता है, रिपोर्ट से बाहर की चीजें नहीं बताते। लेकिन जब रिक्वायरमेंट हो ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन बताओ तो फिर हम सारी चीजें बताते हैं, रिपोर्ट वाले भी बताते हैं और रिपोर्ट के अलावा जो भागदौड़ करते हैं वो भी बताते हैं। कोर्स ऑफ एक्शन के साथ लिख लें, भाग दौड़ बतानी है, भाग दौड़ बतानी है, भाग दौड़ बतानी है। कोर्स ऑफ एक्शन में रिपोर्ट भी आ जाएगी, शाबाश, और भाग दौड़ भी आ जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? चलिए, आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि ऑडिटर जब कभी ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा उसने दो चीजें देखनी है। पहले मिस्टर स्कोप लिमिटेशन तो नहीं, और अगर कोई मिस्टर स्कोप लिमिटेशन है तो उसका इफेक्ट इमटेरियल मटेरियल के परवेसिव। इसके बाद हमने सिर्फ पहले वाली चीज आज सीखी, हमने सीखा मिस स्टेटमेंट के डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हैं और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा ऑडिटर का अगर मिस स्टेटमेंट आ जाए। फिर हमने सीखा स्कोप लिमिटेशन के डिफरेंट एग्जांपल्स क्या हैं और कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा अगर स्कोप लिमिटेशन सामने आ जाए। लेकिन इसमें अहम पॉइंट आपको बताया, केस स्टडी में हमने सिर्फ ये डिसाइड करना है मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन है कि नहीं है, आगे उसकी टाइप्स हमने केस स्टडी में डिसाइड नहीं करनी होती। ठीक है,
हाँ, स्कोप लिमिटेशन में अगर स्कोप लिमिटेशन बाय मैनेजमेंट है तो रिपोर्ट के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट पे भी इफेक्ट आएगा। क्लियर? घर जाके आपने ये स्टडी कर लेना है। ये आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 में आधा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, आधा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। ये एग्जाम टिप्स तक, एग्जाम टिप तक जो डेफिनेशन ऑफ इमटेरियल मटेरियल परवेसिव है ना, ये नहीं पढ़ना, यहां तक लाइन लगा लें, एग्जाम टिप के नीचे तक सिर्फ इतना पढ़ना है। क्लियर हो गया जी? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।